नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस इंद्रजाल कॉमिक्स की स्टोरी टेलिंग करने जा रहा हूं उसका नाम है दोस्तों आदम फरोश। दोस्तों, इसकी संख्या है 285 285 और दोस्तों ये 1977 में प्रकाशित हुई थी और आज से 49 साल पहले। तो दोस्तों आइए इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कॉमिक्स के बारे में। आइए दोस्तों। आदम फरोश 400 वर्ष हुए समुद्री डाकुओं की मार काट से बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति सागर तट पर आ लगा। अपने पिता के हत्यारे की खोपड़ी पर उसने शपथ ली, वही पहला वेताल था। अपना जीवन समुद्री डाकुओं और अन्याय का नाश करने में लगाऊंगा। पिता के बाद पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरह वेतालों की परंपरा चली आ रही है। प्रस्तुत कथा मौजूदा वेताल की नहीं, उसके किसी पुरखे की है। यह उन प्राचीन वेताल व्रतों की हजारों कथाओं में से ली गई है जिनमें सभी वेताल अपने कारनामे अगली पीढ़ियों के लिए लिख गए हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुलामों का व्यापार जोरों पर था। अनेक समुद्री डाकू अफ्रीका से लोगों को पकड़कर ले जाते थे। उनका सामना किया केवल एक आदमी ने, वह था 1776 का वेताल। थोंगी गांव का एक मनुष्य बिहड़ वन में खोपड़ी नुमा गुफा की ओर भागा चला आ रहा था। वेताल, वेताल, वेताल से मिलना जरूरी है। महाबली गुलाम पकड़ने वालों ने थोंगी गांव पर हमला किया। वे कई लोगों को ले गए। सबसे बुरा यह हुआ कि हमारे सरदार के इकलौते बेटे को ले गए। यानी उन लोगों ने वेताल के इलाके में हाथ डालकर अपनी आफत बुलाई है। कंजूनी अतिथि का ख्याल रखना। लूमो, मेरा घोड़ा। मैं थोंगी गांव जाऊंगा।
अगले दिन वेताल कठोर मुद्रा में थोंगी के सरदार उलमान की झोपड़ी में पहुंचा। सरदार बुढ़ापे में यह सदमा नहीं झेल पाया, मर जाएगा। तुमने फिर से मेरी हिम्मत बढ़ा दी। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ और तुम्हें वचन देता हूँ, बरसात से पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास ले आऊंगा। उठो, अपने लोगों को हिम्मत बढ़ाओ। हमले के समय किसी ने डाकुओं के सरदार का वरूले नाम लिया था, उसे जानते हो? व्लास्को वरूले? नाम ही नहीं, यह भी जानता हूं कि वह कहां मिलेगा। मैं आशा नहीं छोड़ूंगा वेताल। ब्लास्को ब्रूले बारबरी के बदनाम डाकू से पहले भी वेताल की मुठभेड़ हो चुकी थी। पूरी संभावना थी कि उसका जहाज मार्काडोस में होगा। लुटेरों डाकुओं का उस बंदरगाह में हमेशा स्वागत होता था। कुछ दिनों बाद वेताल नाविक का भेष बनाकर बंदरगाह के गंदे होटलों में पूछताछ करने पहुंचा और उसे सफलता मिली। दोस्त, मैं अपने पुराने कैप्टन ब्लास्को वरूले को खोज रहा हूं। इस बंदरगाह में आया है वह। आया था, पर 2 दिन हुए अमेरिका को रवाना हो गया। खूब माल लदा था उसके जहाज पर। माल समझते हो ना? यह तो मेरे लिए बुरा हुआ। मैं जेल में बंद था, छूटा तो अपने कैप्टन के जहाज पर जाने के लिए ही इतनी दूर आया। तुम आदमी मजबूत लगते हो। मेरे जहाज पर काम करोगे? हम वर्जीनिया में वरूले का साथ करेंगे और मिलकर इंग्लैंड के जहाजों की खबर लेंगे जो अमेरिका आते जाते रहते हैं। चांदी हो जाएगी। तुमने कहा ऐसे है कि मना नहीं कर सकता। इसी बात पर हो जाए एक दौर मेरी तरफ से। मिलाओ हाथ, आज से तुम मेरे साथ। सूरज की पहली किरण फूटने के साथ सागर कूकर धीमी गति से मार्काडोस बंदरगाह से निकला। पंछाई हवा उसके पुराने पालों से भर गई। इससे जहाज में नई जान पड़ गई और वह हरहराती लहरों को चीरता हुआ चल पड़ा। नाविक वाकर जहाज से सागर तट की ओर ताक रहा था। धीरे धीरे तट आंखों से ओझल हो गया। तब उसने अनंत सागर पर दृष्टि दौड़ाई।
कई सप्ताहों की यात्रा के बाद सागर कुकर वर्जीनिया के किसी छोटे से बंदरगाह में पहुंचा। वह है गोदी, लंगर डालो, फिर हम लोग मौज मनाने शहर में चलेंगे। ये लोग मौज मनाने जाएंगे और मैं व्रूले को पकड़ने। जहाज ने लंगर डाला और वेताल व्रूले को खोजने निकल पड़ा। थोड़े से चौकीदार थे जिनसे निपटना कठिन न था। वह रहा, गहरी नींद सोया है। जहाज पर आने की इजाजत मिलेगी हुजूर? शैतान के बच्चे, यहां तू कैसे पहुंचा? तुम्हारा पुराना दोस्त कैप्टन क्रेंच मेहरबानी करके अपने जहाज में ले आया। उसे पता न था कि मैं कौन हूं, वरना यह मेहरबानी न करता। तुम अपने जहाज पर बहुत माल लाए हो, मर्द और औरतें थोंगी कबीले से, जिसकी रक्षा का भार मुझ पर है। मैं उन सबको वापस ले जाऊंगा और इसके लिए जहाज तुम्हें देना होगा। क्यों क्यों? संभव, मैंने उन्हें गुलामों के दलाल को भेज दिया है। वह दलाल अब उन्हें यहाँ के लोगों को बेचेगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ, अब कुछ मेरे बस में नहीं। तो मुझे दलाल के पास ले चलो, और उसे खरीदारों के नाम पते याद न हुए तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। काफी सोना साथ में लेकर वेताल ने अपने और ब्रूले के लिए, जो बेचारा थर थर कांप रहा था, घोड़ा गाड़ी भाड़े पर ली। गाड़ी खड़खड़ाती हुई पिकेट बरों की सड़कों पर चल पड़ी। फिर इसमें दूसरी मंजिल पर उसका दफ्तर है, रहता भी वह यही है। अभी आधी रात को ही उससे मिलेंगे। दरवाजा खुला है, आवाज दो। वाटली साहब, मैं व्रूले आया हूं। इतनी गहरी नींद सोया है या? मर गया। हाँ, कुछ मिनट पहले ही मरा है। ए भाइयों, अपनी पिस्तौलें तो फेंक दो जरा। क्रेंच, तूने इसे मार डाला। यह बात है कि बेचारे क्रेंच के हाथ कुछ लगा नहीं। सोचा था रास्ते में कुछ जहाज लूटेंगे, पर
किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ न कुछ गड़बड़ होती रही। मुझे लगा कि मेरे जहाज का ही कोई आदमी रोड़े अटकाता है। इस तरह हम खाली हाथ यहाँ पहुँचे। तो मैं सोचने लगा कि अब क्रेची कहाँ से अपनी जेब भरे। मुझे याद आया कि तुम वर्षों से वाटली के साथ धंधा करते हो, तो मैंने सोचा कि वाटली बड़ा व्यापारी है, जरूर मोटी रकम अपने पास रखता होगा। तुम्हारे रोड़े अटकाने वाला आदमी यह है, यह वेताल है। वेश बदलकर तुम्हारे जहाज से यहाँ आया, मेरे पीछे और गुलामों के पीछे। तबादा उतारो अपना, मैं भी जरा शक्ल तो देखूं। वह ना हो या तो नाम बदल देना मेरा। देख क्रेंच, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। मुझे मालूम है वाटली रकम कहाँ रखता था, वह सब तू ले लेना। रकम? उस अलमारी में उसका एक बक्सा है जिसमें वह सोना रखता था। सोना? सच? दाएं। धोखेबाज। तेरा निशाना पीठ पर ही ठीक बैठता है, सामने नहीं। दाएं। धमाक। रूले गिर पड़ा और उसे लगा कि सवाल उसकी जिंदगी और मौत का है। क्रेंच दम तोड़ रहा था। उसकी तलवार रूले के हाथ में आ गई। मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं। अरे है, यह लोहे की छड़ें। वेताल, अब पिलाता हूं तुझे इस लोहे का पानी। ठनक ठनक शू ठनक। लेकिन लोहे की मामूली छड़ तलवार के वार नहीं झेल सकी। धम। यह आखिरी सफर हम साथ साथ करेंगे दोस्त। तकदीर ने भी आज रात क्या अनोखी सजा इन्हें दी है। वाटली खरीद बिक्री का ब्यौरा तो रखता ही होगा। यह है वसूमोक, मर्द, उम्र 20 वर्ष, बेचा। पिकेट बरों के सेन बर्जर को, सरदार के उस पुत्र को ही पहले खोजूं। साधारण लोगों जैसे कपड़े पहनकर वेताल एक होटल में ठहर गया। अगले दिन उसने एक घोड़ा और जरूरी चीजें खरीदी। कुछ घंटों बाद जो रास्ता मुझे बताया था उससे तो बर्जर के बागान उस पहाड़ी के आगे ही होने चाहिए। धाएं धाएं। गोलियां। ये लाल कोट वाले बागान पर गोली चला रहे हैं। मेरा मामला उलझा दिया।
वेताल ने घोड़ा धीरे धीरे पास की झील की ओर बढ़ाया। लाल कोट वाली फौज को हरा कर ही बागान में जा पाऊंगा। बड़ी टेढ़ी खीर है। ठहर, यह नाला तो बर्जर के बागान की सिंचाई का है। झील के पानी के नियंत्रण के लिए ये फाटक है। यह बारूद फाटकों को उड़ाने के लिए कम न पड़े तो काम बन जाएगा। कुछ ही देर में बाहर, पीछे हाथ चलो। किसी ने फाटक बारूद से उड़ा दिए तो पासा पलट गया। अब खबर लो लालकोट वालों की। घुड़सवार आ रहा है, गोली मत चलाना। मुझे सेन बर्जर से मिलना है। मैं कर्नल बर्जर हूं, तुम ही हमारे अनजान दोस्त हो। फाटक मैंने उड़ाए हैं। बड़ा उपकार किया तुमने हमारा। तुम कौन हो? नकाब क्यों लगाया है? लड़ाई में चेहरा बिगड़ गया है क्या? मुझे वेताल कहते हैं। नकाब लगाने का कहानी तो बहुत लंबी है। खुशी की बात है कि तुम्हारे जैसा आदमी हमारे साथ है। अंग्रेजी फौज ने तुम्हारे बागान को क्यों चुना? मैं दोहरी जिंदगी जी रहा था। अंग्रेज समझते थे कि मैं उनका वफादार हूं। वास्तव में मैं उपनिवेश के लोगों के साथ हूं। वर्षों से अंग्रेज विरोधी साहित्य छाप रहा हूं। धाएं, धाएं, धाएं। आखिर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो कल से उस फौज ने हम पर घेरा डाल रखा था। मैं साफ बात करूंगा। मैंने एक बूढ़े बीमार आदमी को वचन दिया है। उसे पूरा करने हजारों मील से आया हूं। वचन? चलते चलते ही वेताल ने बर्जर को पूरी बात बताई। बात बड़ी विस्मयजनक है। मैं गुलाम खरीदता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं समझता। उनके साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ। घर, खाना, कपड़े सब अच्छे देता हूँ। मुझे विश्वास है कोई गुलाम मेरी बुराई नहीं करेगा। टसुमोक कोई एक सप्ताह से मेरे पास है। बागान हमें छोड़ने ही पड़ेंगे, सो एक आदमी कम ज्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ले जाओ उसे और पहुंचा दो उसके घर। मैं तुम्हारा आभारी हूं कर्नल, लेकिन तुमने यह क्या कहा कि बागान छोड़ने ही पड़ेंगे? कल तक अंग्रेज और कुमुक लेकर आ जाएंगे। हमें जंगल में शरण लेनी पड़ेगी। वाशिंगटन से जा मिलेंगे। मेरा आदमी तुम्हें टसुमोक के पास ले जाएगा। और तुम अब कहाँ जाओगे? मुझे टसुमोक को अफ्रीका पहुंचाना है। यहाँ मेरा एक दोस्त है, काफी प्रभाव है उसका। उससे मदद की उम्मीद है। कुछ दिनों बाद फिलाडेल्फिया में वाकर साहब, जब भी आते हो तो ऐसे अचानक कैसे आए और इस वक्त?
बड़े जरूरी काम से आपके देश आया हूँ। आपकी मदद चाहिए। जो चाहो। वेताल ने अपनी आश्चर्यजनक कहानी फिर सुनाई। यह है सारी बात। टसुमोक को वापस अफ्रीका ले जाने के लिए आपकी मदद चाहिए। दूसरों को मैं वापस आकर छुड़ाऊंगा। कनाडा से जाने वाले फ्रांसीसी जहाज में तुम्हारे लिए मैं प्रबंध कर दूंगा। उसके बदले तुम वचन दो कि वापस नहीं आओगे। कई वर्ष पहले तुमने मुझे पेरिस में चोरों से बचाया था। वे 6 थे और तुम अकेले। लेकिन गुलामों को छुड़ाने का प्रयत्न किया तो एक तरफ तुम अकेले होगे और दूसरी तरफ एक पूरा राष्ट्र। इस राष्ट्र में आजादी की लड़ाई चल रही है। तुम अपनी जान व्यर्थ गंवाओगे। अपने देश लौट जाओ। वहां तुम ज्यादा अच्छे काम कर सकते हो। अपनी लड़ाई वहीं जारी रखो। कल इसी शहर में बड़े महत्व के दस्तावेज पर दस्तखत किए जाएंगे। तुम और टसुमोक देखना उस कार्यवाही को और स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता का संदेश अपने देश को ले जाना। सा कड़ा वचन मांगा। आप क्या समझते हैं कि खतरे से डरकर मैं औरों को भूल जाऊंगा? यह मेरा स्वभाव नहीं। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस गुलामों के अमानुषिक व्यापार को आप कभी उचित नहीं ठहराएंगे। गुलामी की प्रथा हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन दोस्त, इस परिवर्तन में अभी समय लगेगा। कल जिस दस्तावेज पर दस्तखत होंगे वह इस देश के सभी लोगों की मुक्ति का पहला कदम होगा। अगले दिन इंडिपेंडेंस हॉल में और ऊपर गलियारे के अंधेरे में कुछ सप्ताह बाद टसुमोक तथा वेताल जहाज से फ्रांस को रवाना हुआ। दूसरे जहाज ने उन्हें अफ्रीका पहुंचाया और आगे वे जमीन के रास्ते चले। अपने घर को। इतने महीनों से उलमान इसी विश्वास पर जीवित था कि वेताल सफल होकर रहेगा, लेकिन आगे क्या होगा हम लोगों का, और उस देश में क्या होगा जिसका नाम है अमेरिका। मुझे आंशिक सफलता ही मिली, तथापि मैंने जो देखा उससे मुझे पूरा विश्वास है कि गुलामी की प्रथा का कलंक एक दिन मिट कर रहेगा। इसमें वर्षों लगेंगे, शायद सैकड़ों वर्ष लग जाएं, परंतु जब तक वह दिन नहीं आएगा वेताल चैन से नहीं बैठेगा। अमर विनोद। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी पर जलन होती थी। अक्सर तो वह बीरबल का लोहा मान लेते थे, पर कभी कभी जलन के मारे बेतुके और बचकाने सवाल पूछ लेते थे। बीरबल इन सवालों के भी सही और करारे जवाब देकर बादशाह को खुश कर देते थे। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं बीरबल? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो बहुत सीधी सी बात है बादशाह सलामत। आपकी हथेली पर बाल नहीं हैं क्योंकि इन हथेलियों से आप जरूरतमंद लोगों को बराबर बहुत सा धन बांटते रहते हैं।
अकबर को इस जवाब से खुश होना ही था, पर बीरबल को परखने के लिए उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, और तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने क्षण भर भी रुके बिना जो जवाब दिया, उससे सभी लोग, उनसे जलने वाले भी चकित हो गए। उन्होंने कहा, मेरे हाथ आपसे इनाम इकराम लेने में ही इतने लगे रहते हैं कि हथेलियों पर बाल उगने का मौका ही नहीं मिलता। बादशाह इस जवाब से और भी प्रसन्न हुए और लो, यह हार तुम्हें इनाम। इसी से मेरी बात साबित हो गई, मेरे हाथ हमेशा आपसे इनाम लेते रहते हैं। तब अकबर ने उनसे एक और सवाल पूछा, तो और सब दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? बीरबल, इस बार जवाब नहीं बन पड़ेगा तुमसे। पर बीरबल ने हाजिर जवाबी के लिए नाम यूं ही नहीं पाया था। वे मुस्कुराए और बोले, दरबारियों की हथेलियों पर बाल नहीं हैं क्योंकि वे मुझसे जलते हैं और जलन के मारे हाथ मलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने इंद्रजाल कॉमिक्स आदम फरोश अपनी आवाज में आपको पढ़कर सुनाई। और दोस्तों, इसकी कहानी का सार ये है कि ये आज का जो वेताल है 21वां, उसकी कहानी नहीं है दोस्तों। ये वेताल के किसी पुरखे की कहानी है जो कि 1776 के समय में अपना काम कर रहा था। तो दोस्तों, कहानी यह है कि उस समय समुद्री डाकुओं का बोलबाला था। और दोस्तों, डाकू जगह जगह जाके कबीलों में, गांव में जो भी जंगली लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उनको पकड़ ले जाते थे अपने समुद्री जहाजों में और हजारों मील दूर ले जाके दोस्तों उनको वो बेच देते थे गुलाम बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस समय जो बेताल है, उसके समय में एक गांव के सरदार के बेटे को और लोगों के साथ साथ उठा ले गए समुद्री लुटेरे और उसको हजारों मील दूर ले जाके बेच दिया। दोस्तों, बेताल पता लगाते 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 पहुंच जाता है जहां पर मुखिया का लड़का होता है। और दोस्तों, उसको वो छुड़ाकर ले आता है और वापस उसके पिता के हवाले कर देता है। और दोस्तों, बाकी अन्य लोगों को छुड़ाने के लिए बेताल कहता है, लेकिन उसका दोस्त जो उस राष्ट्र में था वो कहता है, उन्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, कोई भी मेरी बुराई नहीं कर सकता, इसलिए उनका ख्याल छोड़ो और एक को ले जाओ, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, बेताल बात मान लेता है और ले जाता है सरदार के पुत्र को और हवाले कर देता है। और दोस्तों, ये उम्मीद करता है बेताल कि अब जल्दी ही आने वाले समय में कुछ सौ सालों में ये गुलामी प्रथा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे थे। दोस्तों, ये कहानी है इस इंद्रजाल कॉमिक्स की। कैसी लगी स्टोरी टेलिंग दोस्तों कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। बहुत कम सब्सक्राइब हो रहे हैं दोस्तों, रोज एक भी नहीं होता है, कभी कभी 3-4 दिन में होता है, कभी कभी होता है। करते रहिए दोस्तों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने मेरा वीडियो लाइब्रेरी देखी होगी,
रोज वीडियो पढ़ रहे हैं लगातार। एक एक वीडियो बनाने में पूरा दिन निकल जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं। और दोस्तों बोलना पड़ता है टेलिंग, तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो सब्सक्रिप्शन दोस्तों कोई पैसा तो पड़ता नहीं है ना, तो उसमें जो भी भाई लोग देखते हैं उसको सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे वीडियो में दोस्तों 5-5, 600 लोगों ने देखा है। तो अगर 600 लोग देखते हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इंद्रजाल कॉमिक्स जो है दोस्तों ये बहुत ही, इसके वीडियो दुर्लभ है, सब लोग नहीं बनाते दोस्तों। आज से कई 4 साल पहले, 6 साल पहले लोगों ने बनाए थे, वही आज आपको मिलेंगे नए वीडियो दोस्तों। मैं ही बना रहा हूँ और आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम काम करते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।